Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st of June 2022. 1 जून 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके लिए सवाल रहेंगे। उससे भी पहले अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है करंट अफेयर्स का या दूसरा भी, तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विंटर रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश अकर्स मेनली ड्यू टू। आपको बताना है कि ये जो विंटर रेनफॉल होती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो ये किस रीजन से होती है, कारणों से होती है। पहला है नॉर्थ ईस्ट मानसून क्रॉसिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। सेकेंड है अराइवल ऑफ वीक टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या रीजंस हैं कि क्यों विंटर रेनफॉल होती है। ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि पेनिनसुलर ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। फर्स्ट इज राजमहल हिल्स, सेकंड इज अरावली रेंजेस, थर्ड इज मेघालय प्लेट्यू, फोर्थ इज करबी आंगलोंग प्लेट्यू। तो आपको बताना है कि पेनिनसुलर ब्लॉक के अंतर्गत इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेरस मिनरल्स। इनमें से फेरस मिनरल्स कौन से हैं। फर्स्ट इज बॉक्साइट, सेकंड इज निकल, थर्ड इज कॉपर, फोर्थ इज कोबाल्ट। तो आपको बताना है कि इसमें से फेरस मिनरल्स कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आपके सामने है 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3 4 या 2 4। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। अब मैं आपको आंसर एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको अटेम्प्ट करेंगे और मुझे बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है ना। तो मैच कर लीजिएगा आंसर। अटेम्प्ट नहीं किया तो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पहला सवाल था, इनमें से क्या रीज़न है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में विंटर रेनफॉल होती है। देखो पहला स्टेटमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून। देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आप देखेंगे तो ये एक्चुअली लैंड टू सी की तरफ जाता है। लैंड टू सी की तरफ जाने के कारण क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर रहता नहीं है, तो इसके कारण बारिश नहीं होती है। तो ये जो लैंड टू सी जाता है इसलिए इसमें बारिश नहीं होती है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे वीक टेम्परेट साइक्लोन्स जो मेडिटेरेनियन के ऊपर से वो आते हैं विंटर में, उनके कारण रेनफॉल होती है, ठीक है ना। तो सेकंड 2 ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस। दूसरा सवाल था, पेनिनसुलर ब्लॉक के अंतर्गत इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो ये सारी ही चीज़ें अगर आप देखिए, पेनिनसुलर ब्लॉक का एक्सटेंट काफ़ी बड़ा है। तो इधर साइड अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो अरावली रेंजेस से शुरू होगा, और अगर ईस्ट में जाएंगे तो इसमें ये बीच में सेंट्रल राजमहल और मेघालय प्लेटू को कवर करते, करबी एंगलोंग प्लेटू इन सबको कवर करता हुआ जाएगा। तो पेनिनसुलर ब्लॉक का एक्सटेंट और क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपको बताना है। नाउ टेल मी कि इसके अलावा और क्या आता है पेनिनसुलर ब्लॉक के अंतर्गत। दैट इज द बिग क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई होप यू विल आंसर। इनमें से ये चारों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तीसरा सवाल था कि फेरस मिनरल्स इनमें से कौन से हैं। तो इसमें देखो बॉक्साइट और कॉपर नॉन फेरस मिनरल्स में आता है। निकल और कोबाल्ट जो है वो फेरस में आते हैं। निकल और कोबाल्ट किस में आते हैं, फेरस में आते हैं। तो एक बार मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फेरस के एग्जांपल्स है आयरन और, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। तो अगर आयरन और लिखा है, मैंगनीज लिखा है, निकल एंड कोबाल्ट लिखा है, तो ये आते हैं आपके फेरस की कैटेगरी में। और वहीं पे अगर आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम ये सब लिखा है तो ये आता है आपका नॉन फेरस की कैटेगरी में। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फेरस एंड नॉन फेरस एटलीस्ट, इतना आपको याद रहेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म एंड व्हाट इज जुडिशियल इंक्रोचमेंट, गिव इंस्टेंसेस ऑफ बोथ। आपको बताना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है और जुडिशियल इंक्रोचमेंट क्या होता है। आपको दोनों के एग्जांपल्स भी देने हैं, इंस्टेंसेस भी देने हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू विल गिव द इंस्टेंसेस एंड एग्जांपल्स ऑफ बोथ, एंड इसका आंसर आप जरूर देंगे, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या न्यूज़ आइटम है। तो फ्रंट पेज की सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है, लिंगायत दलित कम्युनिटीज़ टेक ऑब्जेक्शंस ऑफ द न्यू नोटबुक, न्यू टेक्स्ट बुक। अब यहाँ एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें लिखी होंगी उनका अपोज करते ही हैं। कोई भी ग्रुप करता है ना। जिस ग्रुप के बारे में लिख दिया जाएगा वो कहेगा कि भाई कम लिखा है, ज़्यादा लिखा है, सही नहीं लिखा है। तो थोड़ा सा हम लिंगायत पे बात कर लें। जो मैं कंटेंट आपको लिंगायत के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, ये न्यू एनसीईआरटी का कंटेंट है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है और बहुत शॉर्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। तो ये न्यू एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। यूपीएससी ने जब स्टेटमेंट दिया था तो न्यू एनसीईआरटी का ही दिया था। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 12th सेंचुरी में इसका ओरिजिन होता है, लगभग 1167-68 के आसपास इनका ओरिजिन होता है। और कर्नाटका में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था बसवन्ना,
ठीक है ना। तो बसवन्ना नाम के एक ब्राह्मण थे हु लेड टू दिस मूवमेंट 1106 to 1168, है ना। एंड ही वाज इनिशियली अ जैन एंड मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग। बिज्जला नाम था, चालुक्य किंग का नाम बिज्जल राय था, तो ये आप याद रख सकते हैं। और वहीं पे चालुक्य किंग के कोर्ट में ये बसवन्ना थे। एंड हिज फॉलोअर्स वर नोन एज वीर शैवाज। तो उनके जो फॉलोअर्स, उनके जो सपोर्टर्स थे उनको वीर शैवाज कहते हैं, हीरोज ऑफ द शिवा। वीर शैवा का मतलब होता है हीरोज ऑफ द शिवा, या फिर लिंगायत्स यानी कि वियरर्स ऑफ द लिंगास। एक्चुअली में जब आप बहुत डीप में जाएंगे तो वीर शैवाज और लिंगायत में भी आपको डिफरेंस मिल जाएंगे, लेकिन वीर शैवाज का मतलब था हीरोज ऑफ द शिवा, या फिर लिंगायत का मतलब है वियरर्स ऑफ द लिंगा, वियरर्स ऑफ द लिंगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसको हम इंटरचेंजेबली यूज जरूर करते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंसेस रहते हैं। तो लिंगायत कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन। कर्नाटका स्टेट में इनका ओरिजिन हुआ था। एंड दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंग। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि लिंगायत एक्चुअली में शिवा शैवाइट जरूर होते हैं, बट दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा ओनली। एंड मेन जो रहते हैं लिंगायत कम्युनिटी के, दे वियर अ स्मॉल लिंग इन अ सिल्वर केस, दे वियर अ स्मॉल लिंग इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि दे वियर लिंग इन अ सिल्वर केस, सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दोज हु रिवर्ड इंक्लूड द जंगमा और वैंडरिंग मॉन्क्स। तो ये जंगमा याद रखिएगा, एक टर्म है जंगमा जो कि वैंडरिंग मॉन्क्स के लिए यूज होता है। तो जंगमा और वैंडरिंग मॉन्क्स वर द पर्सन हु रिवर्ड दिस लिंगायतिज्म। तो ये आपको याद रखना है। जंगमा किसको बोलते हैं? वैंडरिंग मॉन्क्स को। अब लिंगायत की जो फिलॉसफी थी, जो बिलीफ था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दे बिलीव्ड दैट आफ्टर डेथ जो डिवोटी है ही विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू द वर्ल्ड। तो याद रखेगा, इसीलिए ये रीबर्थ को नहीं मानते हैं। जो लिंगायत होते हैं दे डू नॉट बिलीव इन रीबर्थ। इनका ये मानना है कि मौत के बाद क्या होता है कि जो बिलीवर है, जो डिवोटी है, ही इज यूनाइटेड विद द शिवा, दैट पावर, एंड इसलिए रीबर्थ के कंसेप्ट को नहीं मानते हैं। और इसीलिए क्रिमेट भी नहीं करते हैं बॉडी को, दे डू नॉट क्रिमेट द बॉडी। जो फ्यूनररी राइट्स है उसमें क्रिमेशन को नहीं मानते हैं, रादर दे सेरिमोनियली बरी देयर डेड, है ना। तो दे बरी देयर डेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पोल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स बाय ब्राह्मणास। तो लिंगायत में ऑब्वियस सी बात है, कास्ट के अगेंस्ट जो कई बार पोल्यूशन टर्म आपने सुना होगा, कास्ट पोल्यूशन एंड ऑल, शुद्धि मूवमेंट आपने सुना होगा कि पोल्यूशन को कम करने के लिए, है ना। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें इन्होंने अपोज किया। एंड दे क्वेश्चनड द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एज वेल। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये दे क्वेश्चनड द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। एंड लिंगायतिज्म वॉज वेरी पॉपुलर दैट टाइम। एंड इसके अलावा इन्होंने दे ऑल्सो इनकरेज सर्टेन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड इन द धर्मशास्त्रास। तो धर्मशास्त्रास में जो चीज़ डिसअप्रूव्ड है उनको इन्होंने प्रमोट भी किया, जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड री मैरिज ऑफ द विडोज, इसको उन्होंने प्रमोट किया। तो लिंगायत्स प्रमोटेड द पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड री मैरिज ऑफ द विडोज। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और वीर शैवाज के बारे में जो पता चलता है वो वचनाज से पता चलता है। वचनाज यानी कि सेइंग्स विच वर composed in Kannada by women and men who joined the movement. तो sayings और वचनाज which were composed in Kannada and they were composed by both men and women. तो I hope you got clarity regarding this movement. I hope आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं इंडिया टू अपोज WTO फ्रीज ऑन ई कॉमर्स ड्यूटीज़। अब यहाँ पे देखो क्या न्यूज़ एक्चुअली में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो बैकग्राउंड समझ लो। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 1998 में ये कहा था कि जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन उनमें है, इसमें आपका कस्टम ड्यूटीज़ आपको नहीं लगानी है। ठीक है ना। उसके ऊपर एक मोराटोरियम किया गया था। मोराटोरियम मतलब कि उस पीरियड तक के लिए उसको रोका गया था। ठीक है, 1998 में। फिर सक्सेसिवली इस मोरेटोरियम के पीरियड को एक्सटेंड किया गया है अलग अलग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। अब अगर आप पूछे कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की, उसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। 164 मेंबर हैं डिसीजन मेकिंग बॉडी के, 164 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है।
तो WTO का आप समझ गए ना, 1998 में इन्होंने कहा था कि भैया ई कॉम जो होता है, आपका ई कॉम ड्यूटीज़ आपको नहीं लगानी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटीज़, आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में ड्यूटीज़ नहीं लगानी है। बट इंडिया का ये कहना है कि भैया अगर आप इस तरीके से हमको मना करके रखोगे कि हमको ड्यूटी नहीं लगानी है, तो हम रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे कस्टम ड्यूटीज से, प्लस जो हमारा मतलब कि हम अपना जो हमारा डोमेस्टिक डिजिटल एडवांसमेंट है, डोमेस्टिक डिजिटल स्पेस है, उसको हम प्रमोट कैसे कर पाएंगे, है ना। अगर हम इस तरीके से ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन आएगा, बाहर से इतना ज़्यादा कंपटीशन आएगा, है ना। तो हमको वो भी प्रोटेक्ट करना है, प्लस हमको रेवेन्यू जनरेट करना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया जो ई कॉम ड्यूटीज़ हैं उनको अब फ्रीज़ नहीं करना है। तो इसलिए इंडिया कह रहा है कि WTO जो बार बार फ्रीज़ कर देता है डिजिटल प्रोग्रेस को, हमारी रोक रहा है, ये जो ये मोरेटोरियम है, इसलिए हम इस मोरेटोरियम को सपोर्ट नहीं करते हैं, रादर हम इसका अपोज करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस विल बी अपोज ऑफ दैट मोरेटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटीज़ ऑन ई कॉमर्स ट्रेड। तो ये एक्चुअली में ई कॉमर्स ट्रेड से रिलेटेड है, याद रखेगा, ई कॉमर्स ट्रेड के ऊपर उसको मोरेटोरियम किया गया था। तो ई कॉमर्स ट्रेड से रिलेटेड है, और ई कॉम वही वाली चीज़ है कि इंडिया चाहता है कि ये मोरेटोरियम अब हट जाए और कस्टम ड्यूटीज़ वो कर सके। WTO का जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। तो ये MC12 यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 होने वाला है, जो कि इस बार 13 जून को जिनेवा में शुरू होगा, ठीक है ना, याद रखेगा। MC12 है ये, यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नंबर 12 है इस बार जो होने वाली है 2022 में। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ कि इसमें जो WTO में जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है उसको अटेंड कौन करता है, तो याद रखेगा हर कंट्री से ट्रेड मिनिस्टर और अदर सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस 164 मेंबर्स। तो हर कंट्री के ट्रेड मिनिस्टर्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर आते हैं। एंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO। कोर सेक्टर्स का प्रोडक्शन ग्रू 8.4% ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल। अब कोर सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उनका वेटेज कितना होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कोर सेक्टर्स 8 होते हैं, 8 कोर सेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का 28.04%, ठीक है ना। 28.04% जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें सबसे अधिक वेटेज जो है वो कोर इंडस्ट्रीज़ में से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का 28% का। सेकेंड नंबर पर आता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका 19.85 19.85% है। तीसरे नंबर पे आपका स्टील आता है 17.92% पे। चौथे नंबर पे कोल आता है 10.33% पे। फिर पांचवें नंबर पे क्रूड ऑयल आता है 8.98% पे। छठवें नंबर पे नेचुरल गैस आता है 6.88 पे, और सातवें नंबर पे सीमेंट आता है 5.37% पे, और लास्ट आता है फर्टिलाइजर्स 2.63% पे। तो मैंने आपको ऑर्डर वाइज बता दिया है जो कोर इंडस्ट्रीज है उनका वेटेज। इसको याद रखेगा, कई बार वेटेज को भी पूछ सकता है वो, और कई बार वो डायरेक्टली आपसे इनमें से कौन सा कोर इंडस्ट्रीज में आता है, कौन सा कोर इंडस्ट्रीज में नहीं आता है, वो पूछ सकता है। तो दोनों जैसा मैंने आपको बताया उसी ऑर्डर में आप लोग अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करिएगा, ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर से क्लियर समझा दूं। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू रहता है और गवर्नमेंट जितना टोटल एक्सपेंडिचर करती है उसके बीच का डिफरेंस ही सिंपल टर्म्स में याद रखेगा, गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, यही आपका फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है उसका आप डिफरेंस कर लें तो वो फिस्कल डेफिसिट। अब नाम से ही डेफिसिट है, इसका मतलब है कि रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ना, मानते हो ना। अगर डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा होता तो हम फिस्कल सरप्लस बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते ही नहीं। बट यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट है इसलिए रेवेन्यू कम होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। अब अगर सोचो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट बोरोइंग करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट की जो बोरोइंग होती है वो भी फिस्कल डेफिसिट कहलाती है। तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू एक्चुअली गवर्नमेंट बोरोइंग, कि गवर्नमेंट ने बोरो कितना किया और कैसे किया बोरो, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट क्या है, डेफिसिट इन रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब नेट जितना बोरो किया होगा उतना ही तो डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए इसको बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ कि इसको कैसे फाइनेंस किया जाता है, फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस्ड बाय विच मेथड्स, तो आइदर सेंट्रल बैंक जो है वो रेज करेगा मनी को फ्रॉम कैपिटल मार्केट, या फिर समझ लो गवर्नमेंट अलग अलग इशू करेगा इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, ये इशू करेगा, फिर इन्हीं मेथड से पैसा जो है वो रेज किया जाता है, इसीलिए इसको बोरोइंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
आगे मूव करते हैं। नेटो के मेंबर बनने के लिए नॉर्डिक कंट्रीज यानी कि स्वीडन और फिनलैंड ने अप्लाई किया था, आपको पता है। और टर्की जो है वो उसको अपोज कर रहा था। टर्की का ये कहना था कि चूंकि इन्होंने कुर्दिश मिलिशिया को जगह दे रखी है, पनाह दे रखी है, और आपको पता है कि कुर्दिश और टर्की का 36 का आंकड़ा है ना। तो इसी कारण से ये क्या कर रहा है, बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर अपोजिंग द एंट्री ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज। अब देखो होता क्या एक्चुअली में, इनको एंट्री देनी ही नहीं होगी। इसीलिए जैसे आपने वो देखा है ना, 4-5 दोस्त रहते हैं तो एक दोस्त बोलता है भाई देखो मैं नहीं मना कर पाऊंगा, तू मना कर दे, तेरी तुझसे पटती भी नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं ना अपन कि मैं नहीं मना करूंगा, तू उनको मना कर दे, और चूंकि तेरी इतनी नहीं पटती है तो तू बोल दे। तो दूसरे दोस्त के ऊपर डाल देता है और दूसरा दोस्त फिर बोल देता है कि भाई मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो, है ना। तो इस ऐसे ही अब अमेरिका और अपने मुंह से तो मना नहीं कर पाएंगे कि भैया हम मना कर रहे हैं कि नेटो, अब उनको भी पता है कि अगर मेंबर बना दिया इनको तो कल को रशिया आफत कर देगा। तो इसलिए टर्की के बहाने ये वो चला रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि नेटो का मेंबर बनने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि पूरे के पूरे जो 30 मेंबर हैं जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तो तक कोई कंट्री इंक्लूड नहीं हो सकती। तो इट इज़ अ कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारी की सारी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको कंसेंसस देना पड़ता है फॉर बीइंग फॉर इंक्लूडिंग एनी कंट्री, है ना। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब जो मिनिस्ट्री है उसने, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इंडिया की, उसने अभी मंकी पॉक्स के रिगार्डिंग गाइडलाइंस रिलीज़ किए जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया बाहर का कुछ भी मत खाना। ये घर में जैसे मम्मी लोग गाइडलाइन देते ना कि बाहर ट्रेन में कुछ मत खाना, वैसे ही सरकार ने भी कहा है कि बाहर का कुछ मत खाना। लेकिन उनका कहना है कि अफ्रीका से आई कोई चीज़ मत खाना, या ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि अफ्रीका के जानवरों से निकाला गया है वो मत खाना। तो अब ये तो पता नहीं चल पाएगा कि अफ्रीका के जानवर से कौन सा प्रोडक्ट निकाला गया जब तक कि कोई बताए ना कि अफ्रीका के उस हाथी का जो भी है ना। तो ऐसा तो पता नहीं चल पाएगा। तो लेकिन ठीक है, सरकार ने कहा है तो मान लेते हैं कि अफ्रीका से आई कोई भी चीज़ मत खाना भाई आप लोग, ठीक है ना। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट में मत आना जिसमें आपको लीजन्स दिख रहे हैं, आइदर स्किन और जेनिटल लीजन्स आपको दिख रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि डेड एनिमल्स के कांटेक्ट में नहीं आए, मतलब जो अगर आपको मरा हुआ कहीं चूहा दिख जाए या गिलहरी दिख जाए तो उससे दूर रहना, है ना। उसको छूना मत, पकड़ना मत, कुछ भी ऐसी चीज़ें मत करना। चाइना तो है नहीं, खैर चाइना होता है तो चूहा खा भी लेते हैं वो लोग, तो चाइना का तो अलग ही सिस्टम चलता है। तो ऐसी कोई विसंगति मत पाल लेना अपने अंदर, है ना। फिर इसके अलावा जो वाइल्ड बुश मीट या वाइल्ड गेम कहते हैं ना, मीट फ्रॉम बुश मीट, तो उसको आप अवॉइड करें, है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज देयर। इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे मंकी पॉक्स का लिखा है। मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 6 दिन से 13 दिन तक होता है, लेकिन इट कैन रेंज फ्रॉम 5 to 21 डेज एज वेल। तो 6 to 13 वैसे होता है, लेकिन 5 to 21 तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है ना। एंड सस्पेक्टेड जो पर्सन से 21 दिन एक्चुअली क्वारंटीन उनको रहना है, अलग रहना दूसरों से। एंड ऐसे किसी व्यक्ति से आपको अलग रहना जिसके अंदर लिम्फ नोड्स या फीवर, हेडेक और ये सब आपको स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो रही हो या एक हो रहा हो बॉडी में, एंड वीकनेस है, लीजन्स है, इनसे दूर रहो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर विच हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देख लेते हैं यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे सिविल सर्विसेज में इस बार जो वैकेंसीज थी कम थी, उसके बारे में आर्टिकल लिखा है कि वैकेंसीज बहुत कम थी, गवर्नमेंट जितना है। यहाँ पे एक जरूर चीज़ लिखी है कि चूंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, डेपुटेशन में बहुत कम ऑफिसर्स को भेजती थी सेंट्रल में, इसीलिए डीओपीटी ने, ये चीज़ लिख लेना, डीओपीटी ने रिसेंटली जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954 हैं उनको ट्वीक किया था। और आपको पता होगा कि डीओपीटी ने, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था शायद, कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैडर रूल्स 1954 जो है विच रिलेट टू द सेंट्रल डेपुटेशन ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, सेंट्रल डेपुटेशन ऑफ आईएएस ऑफिसर्स जो है उसके रिगार्डिंग लॉ को चेंज किया गया था। और अमेंडमेंट के थ्रू आईएएस, आईपीएस या आईएफएस फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, इनमें डेपुटेशन में यूनियन गवर्नमेंट बुला सकती है विदाउट नेसेसरीली टेकिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स नॉट। पहले क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन या नॉट ज़रूरी थी, बट अब उन्होंने रूल चेंज कर दिया कि आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अगर बुलाना है तो बिना स्टेट गवर्नमेंट की नॉट के वो बुला सकते हैं डेपुटेशन में। रीजन बीइंग कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे आईएएस ऑफिसर्स को या आईपीएस ऑफिसर्स को फॉर द सेंट्रल डेपुटेशन, दैट वाज द इशू, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
अगली न्यूज़ है यहाँ पे इंडस वाटर टॉक्स हेल्ड ऑन कॉर्डियल टर्म्स। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 यानी कि 1960 में की गई थी एंड ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है फॉर शेयरिंग इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर वाटर्स, है ना। अब ये जो है ये ब्रोकर की गई थी बाय वर्ल्ड बैंक, IBRD जो है वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर किया था इस ट्रीटी को। एंड इस ट्रीटी में बेसिकली 3 रिवर जो कि वेस्टर्न रिवर्स कहलाती हैं, जिनको हम इंडस, झेलम और चेनाब बोलते हैं, वो पाकिस्तान को अलॉट की गई थी। और ईस्टर्न रिवर्स जिनको हम रावी, ब्यास और सतलज बोलते हैं, वो अलॉट की गई थी इंडिया को। फिर लेकिन ये भी कहा गया था टाइम टू टाइम जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो बाकी रिवर्स के वाटर को भी एक कंडीशनल उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये ट्रीटी बेसिकली मैकेनिज्म बताती है फॉर कोऑपरेशन एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज़, कि किस तरीके से दोनों कंट्री इंडिया पाकिस्तान कोऑपरेट करेंगे और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगी, है ना, कि किस तरीके से वो रिवर के वाटर को यूज़ कर रही हैं। ये जो मैकेनिज्म है इसको परमानेंट इंडस कमीशन बोला जाता है। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज द परमानेंट इंडस कमीशन फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, जैसे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस आर हैंडल्ड बाय द कमीशन, जो परमानेंट इंडस कमीशन है। डिफरेंसेस आर रिजॉल्व्ड बाय न्यूट्रल एक्सपर्ट। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आर हैंडल्ड बाय द कमीशन, जो परमानेंट इंडस कमीशन है। डिफरेंसेस जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के द्वारा रिजॉल्व किए जाते हैं। और डिस्प्यूट्स जो है वो 7 मेंबर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जिसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। तो जो याद रखिएगा, डिस्प्यूट्स आर रिफर्ड टू बेसिकली 7 मेंबर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विच इज नोन एज द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई हैं, आई होप यू विल रिमेंबर दैट, या ज़रूर याद रखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे है क्वेश्चनिंग द सेफ्टी ऑफ आधार। तो यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर ने बेसिकली ये बताया है कि आधार के रिगार्डिंग, अभी मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि एक नोटिफिकेशन निकाला था गवर्नमेंट ने, फिर उसको रिट्रैक्ट कर लिया था, उसको वापस खींच लिया था, बोला कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपना नॉर्मल प्रूडेंस यूज़ करें। तो इसमें एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन दिया है, जो क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इसका यह है मास्क्ड आधार। तो जो मास्क्ड आधार है आप उसको डाउनलोड कर लें। मास्क्ड आधार में केवल लास्ट के 4 डिजिट ही दिखाई देते हैं, बाकी शुरू के 8 डिजिट के ऊपर ये XXXX लिख जाता है ना। तो ये मास्क्ड आधार कहलाता है। इसका यूज़ आपको प्रमोट कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि आधार का डेटा जो है वो लीक हुआ है, जबकि जो अगर आप आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016 देखेंगे तो उसमें साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि आपको तब तक ये डेटा शेयर नहीं करना जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी या बहुत ज़्यादा उसमें ना हो, अदरवाइज यू डोंट हैव टू शेयर दिस डेटा एंड ऑल, रिलीज़ नहीं करना है। और लेकिन फिर भी आप देखें कई बार जो आधार के बेनिफिशियरीज हैं उनका डेटा ऑनलाइन आपको मिल जाएगा एंड ऑल, दिस कैन बी डन। तो इसलिए जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट ने जो नोटिस दिया था उसमें उन्होंने एक चीज़ क्लियर कह दी थी कि ऐसी एंटिटीज़, ओनली दोज एंटिटीज़ पोजेसिंग अ यूज़र लाइसेंस आर परमिटेड टू सीक आधार फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज़। तो ऐसी केवल ऐसी एजेंसीज जिनके पास यूज़र लाइसेंस है उन्हीं को परमिशन है टू सीक द आधार डेटा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज़। प्राइवेट एंटिटीज़ लाइक होटल, फिल्म हॉल्स, दे कैन नॉट कलेक्ट और कीप कॉपीज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो प्राइवेट एंटिटीज़ जैसे कि होटल हो गए, फिल्म हॉल्स हो गए, वैसा नहीं कि आपने वहाँ पे शाही पनीर या कुछ मंगाया तो आपसे बोल रहे हैं कि पहले आधार कार्ड दो तो हम आपको शाही पनीर देंगे। तो ऐसा अगर कोई बोले तो बिल्कुल मना कर देना, है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर। यहाँ पे अगला है इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एम्बिशन राइड ऑन 3 व्हीकल्स। तो यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के पहले तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज दी थी उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फेम आपको पता होगा, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि 2015 में फेम 1 स्टार्ट हुआ था और 2019 में फेम 2 स्टार्ट हुआ था। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट और मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रमोट की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना। अब ऑथर ने कहा कि देखो जो फेम 2 था 2019 में आया था, 3 साल के लिए वैसे आया था 2022 तक के लिए, लेकिन अभी उसको एक्सटेंड किया जाएगा। एंड ऑथर ने कहा कि यहाँ पे हमने 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बसेस, इन सब के लिए अलग अलग नंबर डिसाइड किए थे कि भाई इतना हमको प्रोडक्शन करना है 2022 तक, इतना 10 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स लाने हैं, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स लाने हैं, 55,000 4 व्हीलर्स लाने हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़। लेकिन वहीं पे अगर आप देखो तो बहुत कम अडॉप्ट हो पाए हैं अभी तक, बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग हो पाई है, बहुत कम यहाँ पे लोगों ने खरीदा है।
तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ खरीदी गई है वो है इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स, यानी कि इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शाज हैं वो सबसे अधिक बिके हैं। तो ऑथर ने कहा कि जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो 65% जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके ई रिक्शाज हैं, है ना। तो 65% ऑफ दीज आर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, इन्हीं के ऊपर ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है वो बेस्ड है। अब ऑथर ने कहा कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया, तो अगर आप देखें तो असम हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये बिहार हो गया, ये ऐसे हैं जहां पर कि मेजरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये इलेक्ट्रिक रिक्शाज ये सब आए हैं। अब ऑथर ने कहा इनमें अगर कॉमन चीज़ देखें तो ये सारे में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये कॉमन चीज़ है, मतलब कि इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है और अफोर्डेबल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन नहीं है। ऐसे में इलेक्ट्रिक जो रिक्शाज हैं, ई रिक्शाज जो हैं, वो एक अच्छा चीप ऑप्शन लेकर के अवेलेबल आते हैं। अब देखो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, तो चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला, दूसरा इन्वायरमेंट को फायदा हुआ, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम गया, तीसरा जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हो गई ना, एक तरीके से जॉब क्रिएट हो गई। भाई 1 लाख में आप गाड़ी खरीद ले रहे हैं और फिर उसको चला रहे हैं तो ये आपको जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दीज इलेक्ट्रिक रिक्शाज एज वेल। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि कुछ और रीजंस भी हैं कि क्यों इन स्टेट्स में ही ये ज़्यादा अडॉप्ट हुआ है। उसका रीज़न ऑथर ने कहा कि इन सारे स्टेट्स ने बेनिफिट्स दिए हैं, सब्सिडीज दी हैं फॉर बाइंग, टैक्स बेनिफिट दिए हैं और सब्सिडीज प्रोवाइड किए हैं जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। इनफैक्ट यूपी ने कहा है कि जो लोग जिनके घर में केवल एक बेटी है, अगर वो ई रिक्शा ले रहे हैं तो उनको अलग से बेनिफिट और सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ों को टैक्स फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप देखें तो बहुत सारी पॉलिसीज स्टेट गवर्नमेंट्स ने लाई हैं, तब जा करके इनका अडॉप्शन बढ़ा है और ऐसे स्टेट्स में और ज़्यादा हुआ है। तो वही चीज़ ऑथर ने कहा कि अगर आपको फोकस करना है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, या फिर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है वो बड़ा हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं कि ये जॉब भी क्रिएट करते हैं, इन्वायरमेंट को भी बचाते हैं पॉल्यूशन से और पब्लिक को भी एक बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्ट का माध्यम प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल। तो ऑथर ने कहा किस तरीके से आपको पॉलिसीज लेकर के आना पड़ेगा जिसमें आप सब्सिडी दें, टैक्स फ्री करें, इंसेंटिव दें, या फिर आप इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करें। तो सब्सिडीज एंड टैक्स एग्जम्पशंस एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैव सक्सेसफुली रैलीड द डिमांड फॉर दीज व्हीकल्स। तो अगर आपको एक्चुअली में चाहते हैं तो सब्सिडी प्रोवाइड करना पड़ेगा, टैक्स एग्जम्पशन या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन, कुछ तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये इनका जो इंक्लूजन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। ऑथर ने लेकिन एक चीज़ और ज़रूर कही कि अब जब ये स्टेट लेवल पे इतना मैन्युफैक्चरिंग और ये सब किया जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो है कि पैसेंजर सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करते समय आपको अभी रिसेंटली आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फट गए, बोल गए, है ना, गर्मी में। तो आपको ये सारी चीज़ें जो स्टैंडर्ड्स प्रॉपर है फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो फॉलो होने चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टेट्स अपने लेवल पे कर रही हैं तो कुछ भी बना रही हैं ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और क्वालिटी पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, बिल्ड पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना है, और रेगुलेटरी उसके ऊपर प्रॉपर रेगुलेटरी एक जो टिप रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए कि रेगुलेशन के अंतर्गत है और कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना हो जो कि इसको ऐसे ही मैन्युफैक्चर कर रही हो। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, है ना। और यहाँ पे जो ये आर्टिकल था ना, ये वही आर्टिकल था अभी रिसेंटली पार्डन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, यानी गवर्नर के पास पावर है कि वो ही कैन ऑल्सो पार्डन द डेथ सेंटेंस। दूसरी चीज़, अगर गवर्नर को कोई एडवाइस दिया है, एड एंड एडवाइस दिया है कैबिनेट, उनकी क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, तो गवर्नमेंट अगर उस पर एक्ट नहीं कर रहा है तो वो भी जुडिशल रिव्यू के अंतर्गत आता है। तो ये दो चीज़ें थी, उसी के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर ने कहा कि ये जो जजमेंट हुआ इसमें एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी को बढ़ा दिया है ना। इंक्रोचमेंट एक तरीके से, जो जुडिशियल इंक्रोचमेंट मैं आपको बता रहा था आर्टिकल 142 के अंतर्गत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो लॉ या डिक्री पास कर सकता है फॉर कंप्लीट जस्टिस, ठीक है ना। आर्टिकल 142 याद रखेगा, आर्टिकल 72 याद रखेगा, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल 161 याद रखेगा, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर आर मेंशन्ड अंडर दीज आर्टिकल्स। So I hope you got clarity regarding these articles and these news articles of the day. I hope you got clarity, आपको समझ में आया होगा। Please do like us, do share us, do subscribe to our channel. That is it for the day. Thank you and have a nice day.